मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत उसका निर्वचन खंड जो धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है और उसके बारे में बताऊंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि निर्वाचन खंड को या डेफिनेशंस को छोड़ देते हैं, तो वो ना छोड़े, क्योंकि डेफिनेशन जो होता है वो एक बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है किसी भी विधि का। अगर आपको किसी विधि को अच्छे से समझना है तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि आप उसकी परिभाषाओं के अर्थ को अच्छे से समझ लें। अगर आपको परिभाषाओं के अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो वो शब्द बार बार विधि के अंदर यूज़ होते हैं, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने उसकी सामान्य परिचय बताया है। लेक्स फोरी यानी कि फोरम की विधि क्या होती है उसके बारे में बताया था। साक्ष्य विधि के कितने सिद्धांतों पर आधारित है वो ये बताया था। आज मैं आपको निर्वचन खंड के बारे में बताऊंगी, जो कि उसकी परिभाषा के रूप में जाना जाता है। धारा 3 के अंतर्गत वो दिया गया है। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, इसका मैंने एक चार्ट बनाया निर्वचन खंड की धारा 3 में, ताकि आपको ये पता रहे कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है। न्यायालय पूछा गया, न्यायालय की परिभाषा दी गई है। फिर तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में बताया गया है। तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य तीनों को जब भी हम पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आपका दस्तावेज है, दस्तावेज के बाद आपका साक्ष्य है, फिर है आपका साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। तो जब हम साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ को पढ़ेंगे तो इन तीनों को भी हम एक साथ ही पढ़ेंगे, तब ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में दिया है भारत। उसके पहले उन्होंने दिया है, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। तो ये क्या कह रहा है ये वाली लाइन, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो ये दो लाइन ये कह रही है कि पूरे अधिनियम में जहाँ भी इन शब्दों को दिया गया है, कौन से शब्द, न्यायालय, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, तथ्य, विवादक तथ्य, सुसंगत तत्व, दस्तावेज, साक्ष्य, भारत, तो इन सारे शब्दों के बारे में वो कह रहा है कि उनका अर्थ यहाँ दी गई परिभाषा के अनुसार ही होगा। यानी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये जितने भी वर्ड हैं जिनको यूज़ किया गया है, इनको अंदर की विधि के अंदर भी सम्मिलित है, तो इसका अर्थ आप वही लगाओगे जो कि इस विधि में बताया गया है, इस परिभाषा में बताया गया है। अर्थात इनमें से किसी भी शब्द का किसी धारा में विशेष अर्थ ना दिया गया हो, तब तक वही अर्थ होगा जो निर्वचन खंड में परिभाषित किया गया है। अब हम उसको देखते हैं, न्यायालय। तो न्यायालय शब्द की परिभाषा की अगर हम बात करें तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। यहाँ पर न्यायालय का क्या मतलब है, तो न्यायालय की एक संकुचित परिभाषा नहीं दी गई है, न्यायालय को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया है। न्यायालय का अर्थ ये नहीं लिया जाना चाहिए कि न्यायालय में जज का जो कमरा है केवल वही न्यायालय है। क्यों? क्योंकि प्राय जो साधारण व्यक्ति है वो न्यायालय के जो अहाते हैं, जो आंगन है, वहाँ उसको भी न्यायालय ही समझते हैं। यानी कि केवल हम न्यायालय में वो चीज़ नहीं मान सकते कि एक न्यायाधीश अपने रूम में बैठा है और फैसले दे रहा है, या न्यायालय के बाहर बेंच लगी है, वहाँ पर जो
फरियादी है या जो आरोपी है वो अपने अंदर आने का, अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा है, तो केवल वो न्यायालय नहीं है। न्यायालय का मतलब है कि समस्त न्यायाधीश और समस्त मजिस्ट्रेट केवल मध्यस्थों को छोड़कर जो भी साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हो, वो सारे व्यक्ति न्यायाधीश की गिनती में आते हैं। अब इसकी परिभाषा चूँकि बहुत ही विस्तृत रूप से दी गई है, तो न्यायालय में कौन-कौन सम्मिलित हो सकता है? तो न्यायालय में जज भी शामिल है, मजिस्ट्रेट भी शामिल है और साक्ष्य लेने के लिए जो भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि सरकार ने प्राधिकृत किया है, वो व्यक्ति भी न्यायाधीश के दायरे में आएगा, न्यायाधीश कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, अन्य प्रयोजनों के लिए न्यायालय नहीं हो सकता, जैसे आयकर अधिकारी, ठीक है। लेकिन जो मध्यस्थ व्यक्ति हो उसको हम न्यायालय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मध्यस्थ जो है वो दो लोगों के बीच में सुलह करवाने का काम करता है। ना तो वो साक्ष्य ले सकता है, ना वो कोई डिसीजन दे सकता है। तो जो मध्यस्थ है वो न्यायाधीश नहीं है। न्यायालय के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट नहीं आते हैं जो न्यायिक कार्रवाई से अलग कार्य करते हैं, जैसे पुलिस संरक्षण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने वाला न्यायिक कार्य नहीं करता है। अगर कोई मजिस्ट्रेट है और वो पुलिस संरक्षण में कोई अपराधी है और उसके जो बयान लेने के लिए जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृति है उसकी और उसके जो कथन है उनको अगर वो लिखित में लेता है, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो न्यायिक कार्य कर रहा है, तो इसलिए उसको न्यायालय नहीं कहा गया है। तथा मध्यस्थ भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य को ग्रहण करना न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी ये कहा जा सकता है कि न्यायालय जो है वो व्यक्ति कहलाता है जो कि साक्ष्य को ग्रहण कर सकता हो। बाकी जो पुलिस है, पुलिस के सामने जो मजिस्ट्रेट आके बयान ले ले, वो सब न्यायालय नहीं कहलाते। न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोनों पक्षकार की ओर से साक्ष्य दिया जाना, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना हो और फिर विधि और विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय लिया जाना न्यायालय कहलाता है। यानी न्यायालय आप किसको कहते हैं? जो कि दोनों पक्षों को, आरोपी को, फरियादी को, दोनों को अपने बाप को बचाने के लिए या सामने वाले को आरोपी सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की परमिशन देता हो, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देता हो और दोनों चीज़ें होने के बाद, यानी कि साक्ष्य को देखने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधि का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का उपयोग करते हुए अगर वो कोई फैसला देता है तो वो कहलाता है न्यायालय। तो ये हमने न्यायालय को आज अच्छे से समझा है। लेकिन जो अधिकरण होते हैं वो न्यायालय नहीं कहलाते हैं। और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हम न्यायालय किसको कह सकते हैं? तो हम ऐसे मजिस्ट्रेट या ऐसे व्यक्ति को, जज को न्यायालय कह सकते हैं जो कि साक्ष्य ले सकता हो। तो मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यायालय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।